नमस्कार। क्लारा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, बेहतर होंगे। अभी हमने अब तक 2 क्लासें ली हैं। मैं विजयानंद गर्ग, भौतिक विज्ञान, आप जानते ही होंगे। 2 क्लासों में हमने मुख्य बात सीखी थी। जो दूसरी क्लास थी हमने मापन और मात्रक, जिसमें हमने जाना कि मूल राशियाँ क्या हैं, मूल मात्रक क्या हैं, वो किस प्रकार से अनुप्रयोग किए जाते हैं। अब आपके हम पाठ्यक्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो आपके मूल मात्रक थे, जिसमें शुरुआत के 3 मात्रक थे, याद होंगे आपको, लंबाई, द्रव्यमान और समय। उनके मापन की विधियाँ आपके पाठ्यक्रम में रखी गई। उनका किस प्रकार से मापन किया जाता है, उसका कितने पैमाने की है, कितना उनका रेंज है, परिसर जिसको बोलते हैं हिंदी में, उस बात पर हम चर्चा आगे करते हैं। उसमें से हमने देखा कि जो हमारा सबसे पहला है लंबाई मापने। अब हमने देखा कि लंबाई इसे नापते हैं तो अब समान रूप से लंबाई किस चीज़ से नापते हो, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। अगर छोटी लंबाई या नापनी है तो आपने देखा होगा या नशा सुना होगा, एक नाम है वर्नियर कैलिपर्स। सुना? नहीं सुना? जैसे मिलीमीटर होता है, आपके पास जो पैमाना होता है जिसको हम स्केल बोलते हैं, स्केल में सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? मिलीमीटर। इसको मीटर पैमाना बोलते हैं। अब मिलीमीटर के भी 1/10वें हिस्से को अगर नाप सकते हैं तो किससे? वर्नियर कैलिपर से। और उसका भी 1/10वां उसके लिए मापने के लिए होता है पेंच मापी, स्क्रू गेज। ये सारी चीज़ें हैं। आपने जब प्रयोगशाला में कभी जाएंगे, कभी क्लासेस लेंगे, या आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, या कभी समय मिला तो मैं खुद उसका डायग्राम बना करके आपके सामने शो ऑफ करूँगा कैसे उसका यूज करते हैं। मैं इस समय चूँकि लॉकडाउन पे स्थिति में हूँ, घर पे हूँ, तो वो भी चीज़ दिखा नहीं सकता। हर चीज़ें, बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मार्केट बंद है। तो हम अभी बात करते हैं अपने टॉपिक पे, सिलेबस पे, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जो लंबाई मापने का जो छोटा पैमाना है वो अधिकतम हम लोग पेंच मापी तक माप सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। लंबाई का मापन की देखिए 2 विधियाँ। लंबाई मापन, अब हम अलग अलग करके ना टॉपिक उठाते हैं। पहले लंबाई का मापने की जो विधियां हैं वो 2 तरह की बनी। पहली प्रत्यक्ष विधि, फिर परोक्ष या अप्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब जो हमारे आंखों से एकदम प्रैक्टिकली ना हो, इसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। और प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि एकदम हम आँख से नाप रहे हैं कि हाँ ये मीटर है, ये तुम्हारा लंबाई है। मेरे कान की लंबाई कितनी, उठाया सेंटीमीटर, उठा के देख लिया, हाँ भैया, अरे भैया ये तो 4 सेंटीमीटर का है या 5 इंच का है। जिस प्रकार से हम पैमाने मापते हैं, पैमाने के कई रूप होते हैं, हम कई तरह से नाप सकते हैं, लेकिन कुछ विधियाँ हैं जिससे हम उनको नहीं नाप सकते। जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है। अब हम कहें कि भैया कोरोना वायरस कितना बड़ा है, हम उसको देखे नहीं है कैसा होता है, तो भैया जब देखे ही नहीं हो तो उसको नापोगे कैसे? फिर उसके लिए हमको कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए विशेष माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, उस बेस पे एक नए प्रोग्रामिंग के थ्रू उसकी नाप करनी पड़ेगी, और तब हम बताएंगे नहीं भाई इसका साइज इतना है। ऐसे ही हम जितने भी लैब टेस्ट कराते हैं उसमें विषाणुओं की जांच करते हैं, लंबाई चौड़ाई देखते हैं, उससे अंदाजा लगता है। अब हम आपसे कह दें कि भैया बताओ ये सूरज कितनी दूर है, आपसे कह दें सूरज कितनी दूर है, तो आप कहोगे हैं आप पढ़ी पढ़ाई चीज़ें बताओगे, इतने किलोमीटर, हाँ इतने किलोमीटर, हाँ भैया 15 किलोमीटर दूर है। ये जो बताओगे वो सुनी सुनाई बात होगी, हमारे प्रत्यक्ष रूप से पढ़ी हुई चीज़ नहीं होगी। अगर उसको हमको मापना भी है तो हम यहाँ से कोई सीढ़ी लगा के सूरज तक चढ़ के फिर वहाँ से फीता लटकाएं कि भैया देख लो भैया कितना है, नापो नापो, और ऊपर चढ़ जाओ फिर नापो, ऐसे नहीं नापेंगे। वो जो तरीके हैं वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधियाँ। इसके मापने के प्रत्यक्ष के हमने तरीके बताए। आप मीटर ले सकते हो, मीटर के हिसाब से मीटर पलटते चले जाओ। जैसे गिल्ली डंडा खेलते हैं, अब 100 मीटर नापना है तो क्या करते हैं, या तो 100 मीटर का फीता लेके आते हैं, ये होता है, और फीता नहीं है तो फिर आप 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे पलट पलट के, जैसे गिल्ली डंडा खेले हो ना, कितना डंडा गया नापो, तो वो कैसे नापते थे, इसी प्रकार नापते थे। तो इस प्रकार से नाप सकते हैं वो प्रत्यक्ष विधियाँ। अपनी
लंबाई नापनी है, कॉपी की लंबाई नापनी है, मीटर की लंबाई नापनी है, शरीर की लंबाई, दर्जी के पास जाते हो कपड़ा सिलता है ऐसे नापता है। वो सब कैसी विधियां हैं? वो सब प्रत्यक्ष विधियां हैं जो हमारे पास सीधा उनके लिए मापने के लिए चीज़ें उपलब्ध है। और जो मापने के लिए कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, यंत्र उपलब्ध नहीं है, मैथमेटिक्स के थ्रू, गणित के थ्रू, दिमाग लगा के जिनको नापना पड़ता है, वो सब कहलाती हैं परोक्ष विधियाँ। तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, वो आपके सिलेबस में ज़्यादा बताने की कोई चीज़ है ही नहीं, समझ गए होंगे आप। अब जो परोक्ष विधियाँ हैं उसमें दो तरह की मापें हैं, दोनों के अलग अलग मेथड। बड़ी दूरी के लिए कैसे नापते हैं और छोटी दूरी, अति छोटी लघु दूरी, वही दूरी मतलब वही लंबाई, ये हमें समझना। पहले हमने लंबाई मापने के दो तरीके हो, प्रत्यक्ष परोक्ष, ये सब ये याद नहीं करना, इसको मत समझना कि गुरुजी कुछ वर्गीकरण कर दिए हैं हमको रट्टा मारना बैठ के, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब लंबाई नापने दो तरीके हुए, एक तो वो जो हमारे पहुँच से बहुत दूर हैं उनको कैसे नापेंगे, और दूसरी जो हमारे बिल्कुल बहुत करीब है, हमको आँख से दिखाई भी नहीं दे रहे, उनको कैसे नापेंगे। ये बहुत पतली चीज़ है। जैसे हमने पतली चीज़ का मतलब क्या, जैसे हमने कोई पानी लिया, पानी में तेल की कुछ बूंदें डाल दी, अब तेल की बूंदें क्या करेंगी, पानी में जाएंगी और उसमें चिपक जाएंगी ऊपर सतह में, तैरेंगी ना, देखे होगे कभी। अब जब वो तेल उसमें तैरेगा तो आपसे कहो अब बताओ भैया ये जो बूंद की जो फिल्म है उसको फिल्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्म, झिल्ली पतली पतली पतली, ये बताओ कितनी मोटी है, तो आप वो इसमें कैसे नापें, पटरी डालोगे तो पता नहीं आएगा कहाँ जाए, तो वो कैसे नापेंगे, उसकी ऐसे पतली पतली मोटाइयाँ नापनी है, किसी अणु की व्यास नापना है, पतला छोटा अणु, नाभिक की त्रिज्या नापनी है, तो ये सब चीज़ें नापने के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं अति लघु दूरियों का। लेकिन यहाँ से सूरज की लंबाई नापनी है, कोई दो तारों के बीच की दूरी नापनी है, तारे का व्यास नापना है, तो कहाँ तारा कहाँ हम नहीं नाप पाएंगे ना, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम बड़ी दूरियाँ। तो बड़ी दूरी के लिए नापने की जो विधियाँ हैं, आपके पुस्तक में जो सिलेबस में देख रहा हूँ एनसीईआरटी में केवल एक विधि दे रखी है, इसका नाम है लंबन विधि। क्या नाम है, लंबन विधि। अब मैं इससे पहले कि लंबन विधि पर चर्चा करूं, मैं कुछ आपसे बातें पूछता हूं। हम लोग बचपन से ही कुछ चीज़ें करते हैं और करते चले जाते हैं, हमारे दिमाग में प्रश्न भी आता है, लेकिन उससे उसका हमको उत्तर नहीं मिलता, तो अपने प्रश्न को ही ख़त्म कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर हमारे मस्तिष्क में कोई प्रश्न आता है, बचपन से आने लगता है, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसके दिमाग बहुत तरह ख्याल आते हैं, अरे ये कैसे होता है, अरे ये कैसे होता है, तो ये सब ख्यालों को समेटने के लिए ही तो पढ़ाई की जाती है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये देखना ये है कि जैसे आपने क्या बचपन से देखा होगा कि कोई सामान आप देख रहे हैं ऐसे अपनी दोनों आँखों से, और देखते हुए क्या करें, आप अपनी एक आँख दबाएं और फिर दूसरी आँख दबाएं, तो दोनों आंख दबाने पे क्या होगा, जैसे ये उंगली समझ, सपोज ये हमारी क्या है उंगली, अब इसको क्या करना है, एक आंख से देखना है। जो आप इसको एक आंख से देखोगे तो इसकी दूरी कुछ अलग दिखाई देगी, और ये आंख खोल दीजिए, इस आंख को बंद कर दीजिए, तो वही उंगली खिसक के इधर ऐसे भाग गई। तो वो जो दोनों के बीच जो गैप आ रहा है उसको हम बचपन से देखते हैं, यार ये कैसे होता है। कभी कभार फिर हमको एक चीज़ देखने के लिए हमको ऐसे करना पड़ता है, तब इसमें इधर नहीं भागेगी, लेकिन अगर आँख हमने सीधी की तो हमको दो उंगलियाँ दिखाई देंगी। आप खुद करके देखिए, आजमाइए, साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाइए जो संभव है। आप नज़र सामने रखें, ध्यान उंगली पे रखें, तो आपको दो उंगलियां दिखाई देंगी, और उसी प्रकार आप एक आंख बंद कर देंगे, एक उंगली दिखाई देगी, तो फिर एक आंख से एक उंगली, दो आंख से दो उंगली कैसे दिखाई देंगी। वो सिर्फ वही कारण है इस लंबन का, उसको हम क्या कहते हैं, लंबन, जो हमको थोड़ी सी अंतर दिखाई देता है, और इसी का फायदा उठाने में हमारे वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल किया, और इसी को बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात करने के लिए काम किया, और वो कहलाता है हमारा लंबन विधि। जैसे हमारे पास सपोज ये हम बिंदु पर बैठे हुए हैं, और उसी को हमने उल्टा इस्तेमाल कर लिया। उल्टा इस्तेमाल कैसे कर लिया, मतलब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखें कोई बहुत दूर कोई मीनार है, कोई खंभा लगा हुआ है, वो हमको एक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम एक अलग अलग आंख से देखना शुरू करें तो हमको खंभा एक यहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद इधर दिखाई देगा। तो वो जो गैप है, उस गैप का ही नाम है लंबन, और उसको गणित रूप में निकाल करके फायदा उठा लिया वैज्ञानिकों ने, और लंबन विधि से दूरी मापना सिखा दिया। सपोज ये हमारा कोई पॉइंट है और कोई पॉइंट ये है, अब उल्टा देख ले गए, और यहाँ पर कोई हमारा तारा है, क्या है,
तारा, स्टार टाइप से बना दो भाई ये। अब आपसे कहा गया कि भैया इस तारे की जो दूरी है वो कितनी है, कहाँ से, इस पृथ्वी से। ये पृथ्वी पे कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे कोई सड़क छाप चलता हुआ नहीं इस तारे की दूरी नापने लगता है। इसके लिए प्रेक्षणशाला होती है, वेधशाला जिसको बोलते हैं, और वहाँ पर आकाशीय पिंडों का पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा, नाप तोल सब की जाती है। तो उसी वेधशाला में दो बिंदु बना दिए, एक का नाम रखा दिया ए और एक का नाम रखा दिया बी। अब यहाँ से देखा तो इसका कुछ अलग से एंगल ऐसे बन रहा था, यहाँ से देखा तो इसका अलग से एंगल बन रहा था। इन दोनों के बीच की दूरी सपोज हमने मान ली स्मॉल डी। इतनी बात समझ में आ रही है? डी मान लीजिए, या आप डी डी में कंफ्यूज ना हो तो आप बी मान सकते हैं, स्मॉल बी विथ। ठीक है। अब हमने क्या किया, इनकी जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो बीच का जो कोण है ये मान लीजिए बना हमारा थीटा। ये कितना बना, थीटा। और चूंकि ये दूरी क्या है, पृथ्वी पर है, और ये बहुत बहुत दूर स्थित आकाश पर है। तो पृथ्वी से आकाश में बहुत अंतर नहीं समझ में आएगा, इतनी दूरी है कि ये एकदम पास पास लगेंगे। तो अर्थात यहाँ की जो दूरी होगी और यहाँ की दूरी होगी लगभग वो बराबर ही होंगी, उसमें बहुत डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। अब डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तो हम ये मान के चले कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा वृत्त है, और ये जो बिंदु है इस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए, सपोज एस नाम दे दिया हमने, ये एस बैठा है। अब देखना मैं इसको एक दूसरा रूप दे रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा ऐसे ऐसे। अब ये जो इसको ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, बहुत बड़ा फर्क नहीं। ये तो बोर्ड में मैंने बनाया, ये और बड़ा होता तो और भयंकर दिखाई देता। तो ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर होंगी, अर्थात ये जो बेस है ए बी का वो लगभग इस चाप ए बी के बराबर होगा। चाप समझते हो ना, थोड़ा बहुत तो हाई स्कूल में पढ़े होगे भाई, तो वही चाप। अब चाप के लिए फार्मूला भी आपने जानते होंगे, चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर नहीं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये कोण क्या है, यहां आप देखिए, कोण बराबर चाप बटे, अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, त्रिज्या मतलब यही तो, ये दूरी डी, तो कोण कितना है, थीटा है। चाप कितना, चाप यानी ए बी यानी बी बटे त्रिज्या कितनी, डी। तो हमको निकालना क्या था, हमें निकालना था इसकी दूरी डी, तो हमको निकालना था डी बराबर बी इंटू डी थीटा। अब ये सिर्फ थीटा हमने क्यों रखा, थोड़ा सा इसमें भी चर्चा कर ले। हम चाहे तो कुछ और रख सकते हैं। तो आपको याद होगा साइन थीटा, साइन थीटा कैसे, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ये लंब हो जाएगा इस कोण के लिए, सामने भुजा, लंब कितना हो गया ए बी, कर्ण मतलब ए एस। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो आप वहाँ लिखे ना लिखे कोई जरूरी नहीं। अब ए बी मतलब स्मॉल बी, ए एस मतलब डी। अब ये क्या है, सीता साइन का थीटा है, साइन में लंब की मात्र है, और उस आकाश से देखने में वो लंब बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा, एकदम कीड़ा मकोड़ा जैसे। तो वो लंबाई, वो थीटा में बहुत अंतर नहीं आएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, वो आपको उसको एकदम बराबर ही दिखाई देगा, वो 0 ऐसे समतल दिखाई देगा। इसलिए उस यह साइन थीटा लगभग बराबर थीटा, ये लिख देते हैं। इसकी आदत डाल लीजिए, इसका ज़रूरत अभी कई जगह पड़ेगा फिजिक्स में। आप अभी छोटे हो, नए नए 11 में आए हो, तो इसकी ज़रूरत आप सीख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लंबन विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं, ये डी हो गया, यहाँ पे डी इधर आएगा तो बी थीटा हो जाएगा, तो ये बी बटे थीटा, ये आप समझ में आ गया होगा। तो बस इस प्रकार से ही हम निकाल लेते हैं। अब अगर इसी प्रकार से हम इसका उल्टा मान लें, उल्टा कैसे मान लें, कि अगर आपसे कहें कि बताओ भैया इस तारे का व्यास कितना है, जी आप समझ में आ गया, ये दूरी, बड़ी दूरी नापने की लंबन विधि है ये,
लंबन मतलब यही, ये भी इधर इधर खिसकना, ये लंबन जो इधर उधर दाएं बाएं खिसकता था, उसको मैं उल्टा रिवर्स में देख लिया और यहाँ से एंगल सेट कर दिया। और इसी को अगर हम सीधा सीधा देखना चाहें, हम क्या सीधा सीधा देखना चाहें, ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। और एक चीज़ आपको और ख़ास बता दें, अगर आप बेहतर पढ़ाई करना चाहते हो फिजिक्स की, तो आप स्वयं से नोट्स बनाना सीखें और क्लास में आने से पहले एक बार थोड़ा सा अपनी किताब से पढ़ करके आएँ। उस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो गारंटी है कि आप कभी फिजिक्स को भूलोगे नहीं, फिजिक्स आपकी दीवानी हो जाएगी और आप फिजिक्स के दीवाने हो जाओगे। और फिर जब दोनों दूसरे के दीवाने हैं तो फिर किस बात की चिंता। तो बस याद रखिएगा, ये आपने देखा, अगर हमने इसी फार्मूले को चेंज कर दिया, हमने क्या किया, यहाँ बड़ा सा तारा बना दिया, ये तारा याद रखेंगे, और इस तारे में ऐसे हमने एंगल बना दिया। सपोज देखिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली है। इसकी दूरी वही d और ये कोण यहाँ से हमने दे दिया अल्फा। तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा इसका, इस तारे का या जो भी पिंड होगा उसमें, सूरज हो, तारा हो, चंद्र, जो भी कुछ हो, उसका ये दूरी मान लीजिए कितनी है, ये दूरी है d। अब हमको कह दिया जाए कि पृथ्वी से बताओ भैया इस चंद्रमा का व्यास कितना है, तो व्यास मतलब समझ गया ना, यही लंबन विधि से दूरी। इसी फार्मूले को उलट दीजिए, जब उल्टेंगे तो क्या होगा, d/d। ये बात समझ में आ गई। तो ये कोण जो है, ये कोण क्या है, इस कोण को कि पृथ्वी पे स्थित किसी बाहर के अगर व्यास निकालना पड़े हमको, इस d का मान निकालना पड़े, या इस प्रक्षेप, इसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण कोण, या इसको उन्नयन कोण, किसी रूप में इसका नाम दे सकते हैं। इसका कोई मायने नहीं रखता कि किस कोण का नाम है, लेकिन बस इस कोणीय मान का अगर नाम निकालने पूछा जाए, क्योंकि कभी कभी आपको सवालों में पूछा जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। वो आपसे कहेगा कि यहाँ से बनने वाला कोण का मान इतना है, ठीक है, और उससे इसकी दूरी इतनी, अर्थात आपको d का मान दे देगा, कोण का मान दे देगा, और फिर आपसे कहेगा कि बताइए कि उस पिंड का, चंद्रमा का, सूरज का, तारा का व्यास कितना है। तो अगर आपने ये फार्मूला नहीं याद कर रखा, ये d क्या है, व्यास है, और ये क्या है, पृथ्वी से दूरी है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। और ये कोण क्या है, उन्नयन कोण है, उन्नयन। ये लिखने उठना तो सब बच्चों का काम है भाई, अब तो आप बड़े हो गए हो, हाई स्कूल पास आउट हो भाई। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो आप नए तरीके से इस्तेमाल करिए। आप फिजिक्स पढ़ के आइए, वापस जब क्लास ख़त्म हो उसको फिर जाके पढ़िए, आपको एक बार में ही तिहरा लाभ मिलेगा। और इसके बाद फिर तो आपको फिजिक्स टॉपिक भूलेगा भी नहीं। थोड़ा बहुत धूल जमती है तो बस पोछा मारिए, एक बार रिवाइज करिए, फिर तैयार, आपको याद रखना है। तो ये इस प्रकार से हम निकालेंगे। अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपने देखा, ये दोनों फार्मूले आपने प्राप्त किए। अब हम यहाँ से बात ख़त्म करते हैं इसकी, और इसके बाद हम छोटा सा आपको देते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको चीज़ बता दें कि इसमें जितना भी कोण का मान है वो हमेशा हमको स्टेरेडियन में लिखना होता है। किसमें, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन कैसे बदलते हैं, आपको पता हो या ना हो, नहीं पता तो आप याद कर लीजिए। आपने अधिकांश कोण को सीखा होगा अंश के फॉर्म में, अंश बोले या डिग्री बोले। 1 डिग्री बराबर आपने सीखा होगा, कितना होता है ये आपको नहीं पता। अगर स्टेरेडियन में हमको चेंज करना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, 1 डिग्री बराबर π/180 स्टेरेडियन। ओह सॉरी, स्टेरेडियन नहीं, रेडियन। स्टेरेडियन तो घन कोण का मान हो गया ना। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे रेडियन लिखिए या इसको संक्षिप्त में RAD लिख देते हैं। स्टेरेडियन तो घन कोण सिखाए थे ना पिछले 2 विशेष रूप से तो लंबाई के मापन निकले थे कोण वाले। हाँ, तो ये ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपको ये पता ही होता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसे क्या बोलते हैं, मिनट। अगर ऊपर ऐसे 1 डंडी लगी हो तो मिनट, और अगर 2 लगी हो तो उसको सेकंड बोलते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे।
इसको आर्क मिनट बोलते हैं। अगर पूरा नाम लिया जाए क्या बोलते हैं? आर्क मिनट। आर्क मतलब वही तो कोण का सिंगल दे रहा है। और अगर ऐसे किया जाए एक आर्क मिनट बराबर, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। वही टाइम वाला सिस्टम है यहाँ भी, इसका नाम आर्क सेकंड। ये 3 फार्मूले आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ये आपको याद रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसान रहेगा, वरना फिर खोजते रहेंगे कैसे चेंज करें, फिर आपको बार बार भाग देना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। कैसे भाग देना पड़ेगा? अगर इसको मान बार बार आप हल करोगे तो आपको कठिन लगेगा। ये अब 3 फार्मूले आप एकदम रट्टा माल के दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इसको हम हल करते हैं, सपोज इसको और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो पाई का मान आप जानते हो कितना होता है? यहाँ हल कर दे रहा हूँ, 1 बराबर पाई बटे 180। अब पाई का जो मान है वो होता है 22/7 गुणे 180। अब जब आप इसको हल करिए, भाग दीजिए अपने न्यूमेरिकल में बैठ करके, अपने कॉपी में बैठ के भाग देंगे। जब आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.001744444 आता रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.01745 ऐसे बना सकते हैं, संक्षिप्त करने के लिए, अपना आसान करने के लिए। अब ये क्या है, किस में आया? ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में, लेकिन इतना बड़ा कहाँ तक लिखते रहेंगे? तो आप इसको और आसान कर सकते हैं। 2 पॉइंट आगे, सार्थक अंक अभी आपने सीखा नहीं, आगे आप सीखेंगे आगे, लेकिन ये इतना तो जानते हैं कि अगर ये दशमलव को इधर खिसकाना है तो आपको 10 घातें बढ़ती है माइनस में, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है। तो 1 2 खाना हमने आगे किया तो 1.745 इंटू कितने खाने आगे बढ़े थे? 1 2 10⁻⁻2 रेडियन। ये कितना के बराबर है? ये 1 डिग्री के बराबर। ये आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार इसका अगर उल्टा करेंगे, 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1/60। भाई 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 सेकेंड नहीं डिग्री, और डिग्री बराबर ये होता है, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? 1/60 इंटू 1/745 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको जब इसमें जब 60 का जब भाग देंगे, जब 60 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा ऐसे 0 0 2 9 1 एंड बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इंटू 10⁻⁻2 तो रहेगा ही। तो ये फिर 2 बार आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा 2.91 10⁻⁻2 पहले से -4 रेडियन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए है कि आप इसको समझ पाओ जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे। अभी मैं एक सवाल आपको दूंगा लगाने के लिए भी जस्ट, और उसमें आपको समझने में आएगा कैसे लगाते हैं। ये एग्जाम्पल समझते हैं, ये सिर्फ आपके होमवर्क है एक तरह का, और ये आपके दिमाग को तेज करने के लिए बता रहे हैं। जब मिनट की जब बात करें, मिनट से सेकंड बनाने की बात करें, तो फिर 60 का इसमें भाग दिला दीजिए, फिर जो आए वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हमको सेकंड से कन्वर्ट करके फिर उसको चेंज करना है किस फॉर्म पे? हमको चेंज करना है रेडियन के फॉर्म पे। रेडियन के फॉर्म पर ही चेंज करने के बाद ही हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी बेस पे इसमें 60 का भाग देके 10 घाटे -6 हो जाएगा, फिर एक संख्या प्राप्त हो जाएगी, वो आप मिनट के रूप में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? नोट कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए, निस्संदेह है आप बता दीजिए। मैं स्पीड थोड़ी सी लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको बेहतर अभी रिवीजन का भी टाइम मिल सके और अपने अन्य काम को भी पढ़ सकें। अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, ये भी गारंटी है। स्पीड नहीं लूँगा तो आप बोर हो जाओगे, फिर कहोगे सर जी तो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, एक ही चीज़ को 10 बार बताते रहते हैं। तो 10 बार बताना, तब तक समझना, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेज है, इसमें तो आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, फिर इसे इसकी रिवीट कर दीजिए, पिछले ही वीडियो को कैसे घुमा, हाँ भैया हाँ, फिर देख लीजिए, 10 बार उसी को रिपीट करिए, जब तक क्लियर ना हो जाए वो टॉपिक तब तक रिपीट करिए। और इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि मुझे इस पर्टिकुलर स्थान पे चीज़ समझ में नहीं आई। वो लाइव क्लासेस में आऊँगा या फिर कोई विशेष एपिसोड लेके आएंगे, उसके लिए डोंट वरी, मैं हूँ, क्लारा क्लासेस है, तो आपको फिजिक्स की कोई चिंता नहीं होगी, या और भी विषय की भी नहीं होगी। क्लारा क्लासेस बेस्ट चॉइस।
अब हमने देखा, आपको सवाल देते हैं, छोटा सा सवाल। छोटा सवाल ये है, लेकिन अभी सवाल देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपके इस प्रश्न पे ही देख रहा हूं। हाँ देखिए, पृथ्वी के दो व्यासतः विपरीत बिंदुओं ए और बी से चंद्रमा का प्रक्षेपण किया जाता है। अब देखना, जब भी आप कोई सवाल लगाएं, खास बात यह है कि आप उस पर बेहतरीन तरीके से उसको समझते हुए आगे बढ़ें। पृथ्वी के दो व्यासतः विपरीत बिंदुओं ए और बी से, यानी दो बिंदु हैं विपरीत हैं, एक इधर है एक इधर है, ये ए है और ये बी है, यहाँ से चंद्रमा का प्रक्षेपण किया जाता है। ये है चंद्रमा भैया, चंद्रमा दूर के, इसका क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है, देखा जाता है। प्रक्षेपण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण, प्रक्षेपण दो दिशाएं मतलब ये और ये, एक कोण ऐसे और एक कोण, ये दो दिशाएं हो गई प्रक्षेपण की। इनके बीच अंतरित कोण का मान ये थीटा है, और इसका मान कितना है? थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 44 मिनट्स। ध्यान रखना, डिग्री मिनट्स, इसको कन्वर्ट करना होगा, अभी जो बताए थे। हाँ, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास, व्यास यानी वही दूरी डी, क्योंकि दो व्यास था, विपरीत बिंदु है। पृथ्वी का एक उस कोने से एक उस कोने से था, तो व्यास पूछ रहा, पृथ्वी का कितना दे रखा है? ये बी था। हाँ, तो बी इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁷ मीटर। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अभिकलन कीजिए, अभिकलन कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। तो ये हो गई दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। अब आपको सोचने की कोई बात ही नहीं है, अभी आपने जस्ट फार्मूला पढ़ा है क्या? D इक्वल टू बी बाई थीटा, लंबन विधि में। अब आपने ये फार्मूला पढ़ लिया, तो अब आपको कर समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपके पास थीटा कितना है? ये देखो हल सोल्यूशन, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 45 मिनट। डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 60 और 54 जोड़ेंगे तो 114 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 114 मिनट। ये हुआ। अब इस मिनट को कन्वर्ट करना है किस में? सेकंड में। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे? 114 गुणे 60 सेकंड हो गया, ऊपर दो खड़ी पाई मतलब सेकंड। अभी हमने जो निकाला था उसमें हमने निकाला था 1 मिनट बराबर डिग्री, तो सेकंड वाला भी उसी प्रकार भागे, सब 60 का भाग करेंगे तो ये याद कर लीजिए, ये होता है उसी तरह से आएगा। 1 सेकंड बराबर हमने निकाला था ना, कितना? 2.91 10⁻⁻⁴ रेडियन। ये 1 मिनट बराबर था, इसके भागे जब 60 जब करेंगे तो आपको सलूशन प्राप्त हो जाएगा 4.85 10⁻⁻⁶ रेडियन। तो ये सेकंड में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो क्या कर देंगे? 114 गुणे 60 और ये रेडियन में बदल दो, रेडियन का मतलब ये चेंज। तो कितना हो जाएगा? 4.85 10⁻⁻⁶ रेडियन। अब ये सब गुणा कर डालिए बैठ करके। अरे यार भैया बच्चे हो, बहुत तेज गुणा करोगे। जब ये सब गुणा कराओगे तो आपको सलूशन प्राप्त हो जाएगा। ये जीरो है, एक जीरो ख़त्म करिए पहले से ही, एक यहाँ माइनस ख़त्म हो गया, ऐसे ख़त्म करें तो आप सोचोगे पता नहीं सर जी क्या कर दिए। आप सीधा सीधा गुणा करा लीजिए, और गुणा करने के बाद जो सलूशन आपको मिलेगा वो 3.32 10⁻⁻² रेडियन। अब ये मैं सोच रहा गुरुजी ने कहाँ से रख दिया, मेरे पास ये एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल से नोट कर दिया है ताकि आपका टाइम लॉस ना हो। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर में आ जाएगा। मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हल किया जाएगा। तो आपने थीटा का मान रेडियन में प्राप्त कर लिया। अब आपके पास जो दूरी थी बी का मान वो पहले से था कि नहीं? और जब बी का मान पहले से था तो अब किस बात की दूरी? चट मंगनी पट ब्याह करा दो भाई, जब सब दोनों राजी हैं, यह भी राजी, यानी थीटा भी है और बी भी है, तो आपको दूरी निकालनी है। तो आप डी बराबर बी बाई थीटा, बी का मान रखिए 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और बटे ये कितना है? ये है
3.32 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर। अब इसको आप सलूशन कर लीजिए। ये जब आप सलूशन करेंगे तो आसानी से ये दशमलव छोड़िए और जो भी सलूशन आएगा वही आपकी दूरी होगी। ये आप हल कीजिए। अब गुणा भाग बताएंगे भैया तो फिर फिजिक्स कहाँ कब पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। अब इसके बाद छोटी सी चीज़ें, ये आपके सिलेबस में था, ये आपके सिलेबस में था। इसके साथ अगर और भी सवाल हैं आप देखिएगा, उसको हल कीजिएगा। आपको भी वो कोण वाला भी मिलेगा कोई ना कोई सवाल। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक दिया है कि सूर्य के कोणीय व्यास 1920 मिनट है और पृथ्वी से दूरी d इतनी है, तो उसके व्यास की परिकल्पना कीजिए। तो वही जो फार्मूला था अल्फा = d/d, बस ये रख देना है। कोण का मान दे रखा है 1920 मिनट। इस मिनट को चेंज करके स्टेडियम बना लेना है। डी का मान निकालना है और ये दूरी दे रखी है, डी का मान निकाल लीजिएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा हाथ पाँव हिलाइए तब फिजिक्स पे मजा आएगा। तो ये क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसी में आगे बढ़ते हुए थोड़ा चलता हूँ। आपके सिलेबस में तो नहीं है, आपकी जो पुस्तक एनसीईआरटी की जो प्रोवाइड की गई है उसमें सिर्फ लंबन विधि का जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ और छोटी छोटी जानकारियाँ इसमें ऐड कर दे रहा हूँ जिसमें आपको मज़ा आएगा। जानकारियाँ ऐसी हैं कि हमने इसके अलावा भी और विधियाँ हैं हमारे पास जिसमें हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक तो लंबन विधि हो गई, दूसरी एक विधि होती है परावर्तन विधि। कौन सी विधि? परावर्तन विधि। वो कैसे हल करते हैं बहुत डिटेल में उसके नहीं जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, इसलिए इसको बता रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से आवाज़ दिया किसी पहाड़ी में चढ़ करके, मैं अपना ही नाम दिया विजय 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 विजय। ये जो इको होता है ना, आपने सुना कभी? ये कमरे पे सुना है, कहीं दूर कहीं ऊंचाई पर। ऐसा एक मूवी में भी आया हुआ था, याद होगा ना, बहुत सारी वो लड़की होती है, वो नाम लेती है तो एक नाम आता है, लड़का नाम एक नाम आता है, जब लड़की नाम लेती है तो उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंडों के नाम आने लगते हैं। याद है? हाँ, वो मूवी है, नाम उसको क्या करेंगे जान के। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि वही जो आवाज़ आती है वो किसकी आती है? वो ध्वनि की आती है, कुछ देर बाद लौट के आती है। मान लीजिए हमने यहाँ से आवाज़ देना शुरू किया, ये हमारा माइक हो गया, स्पीकर हो गया, पुराने ज़माने वाला, याद है? किसी ने देखा इस टाइप का लाउड स्पीकर? हमने यहाँ से आवाज़ दिया किसी यहाँ पर, किसी पहाड़ यहाँ पर बना हुआ है। अब जब हमने आवाज़ दिया तो आवाज़ देने पे क्या हुआ? यहाँ से आवाज़ हमारी गई और यहाँ टकराई, टकरा करके फिर लौट के आई और यहाँ हमको सुनाई दी। ये कान हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप जानते हो कि ध्वनि की चाल जो भी होती हो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन हमसे उससे कोई मतलब नहीं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हमें क्या निकालनी थी? दूरी निकालनी थी। चाल कितनी थी? मान लो चाल इसकी थी v, वेग v था। दूरी क्या थी? दूरी कितनी चली है? कैसे? मान लीजिए यहाँ से हमने आवाज़ दिया, अभी हमने टाइम देखा, नाम लिया विजय, नोट कर लिया टाइम। अब वो अपना स्टॉप वॉच चालू, आवाज़ गई वापस आई, जितना भी टाइम लगा, मान लीजिए वो टाइम लगा t, तो वो जो दूरी है वो d है। तो हम कैसे निकालेंगे? वो दूरी कितनी चली? यहाँ से d गई और यहाँ से d लौट के आई, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2d। ये बात समझ में आई? और ये हुई टाइम t। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी टाइम पे हमने जब शुरू किया गिनना, वो टाइम गया, उसी टाइम पे लौट के आई, तो वो गई और आई में जितना टाइम लगा वो टाइम है t, और दूरी उसकी दोगुनी हो गई, क्योंकि पहाड़ी जितनी पर है वहाँ पे ध्वनि हमारी गई, टकराई, लौट के फिर आई, तब हमको सुनाई दी। जब सुनाई दी तो उसका नाम 2d हो गया। 2 बार दूरी चली, उतने टाइम पे वही वेग तो वही होगा ध्वनि का। अब बस इसी का हमने d का मान निकालना है, तो d के लिए क्या करेंगे? इधर d इधर, 4 बराबर दूरी बटे समय, तो d बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए? तो ये v इधर आएगा और t इधर आएगा, तो vt/2। बस
ये विधि कहलाती है परावर्तन विधि। बहुत लंबी दूरी का हो तो नहीं आएगा, इतनी बड़ी हम ध्वनि नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसी दूरी पर है कि पहाड़ है, कोई बड़ी थोड़ा दूर है जहाँ से ध्वनि लौट के आ सकती है, तो हम वहाँ से वहाँ पे क्या स्थित था उसकी दूरी नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस परावर्तन विधि का। लेकिन अगर बहुत कोई चीज़ दूर है, जैसे हमने चिल्लाया हो, आवाज़ गई कि कहाँ गई, बिलाई गई, पता नहीं चला कहाँ गई, तो वो आवाज़ लौट के नहीं आएगी। जब वो आवाज़ लौट के नहीं आएगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं परावर्तन विधि। उसमें भी होती है, लेकिन वह ध्वनि के रूप में नहीं होती, वो होती है लेज़र के रूप में। किसके रूप में? लेज़र के रूप में, याद रखिएगा। अब जब लेज़र के रूप में होगी तो यही परावर्तन विधि में शामिल हो जाएगा लेज़र। अब ये लेज़र कौन सी चीज़ होती है भाई? लेज़र जानते हो? लेज़र एक ऐसा प्रकाश किरण पुंज होता है जो एक दिशीय होता है, अपने मार्ग से विचलित कम से कम होता है या बिल्कुल नहीं होता कह सकते हैं सामान्य भाषा में, और वो सीधा जाएगा, किसी पिंड से टकराएगा। पिंड मतलब जैसे चंद्रमा की दूरी नापनी, जो चमकदार पिंड हो वहीं से तो टकरा कर लौटेगा। अब जाके तुम गड्ढा में डाल दो, कुछ है ही नहीं, सूखा सूखा पड़ा है, काला काला, तो वहाँ कहाँ टकरा कर लौटेगी? जिसमें थोड़ी भी चमकदार चीज़ हो वो जाके टकरा के लौटेगी। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर थे चंदा मामा दूर के, ये चंद्रा मामा है। अब हमने यहाँ से, अब हमने ध्वनि नहीं छोड़ी, ध्यान रखना। अब हमने क्या छोड़ी? चीज़ कॉन्सेप्ट वही है पूरा। हमने यहाँ से छोड़ा लेज़र। लेज़र लाल लाल होता है, आपने छोटी छोटी टार्चें भी देखी होंगी, लेज़र टार्च के नाम से आती है, हालांकि बहुत कम रेंज का होता है। तो लेज़र हमने छोड़ा यहाँ से, क्या छोड़ा? लेज़र। जब ये लेज़र की किरणें गईं, टकराई, लौटी, कॉन्सेप्ट वही। तो सिर्फ उसमें क्योंकि प्रकाश है, लेज़र भी एक प्रकार का प्रकाश ही है, एक प्रकाश तरंग है, वेव्स है, तो उसकी जो चाल होती है, प्रकाश की चाल के लिए प्रयोग करते हैं हम v नहीं, हम प्रयोग करते हैं c। प्रकाश की चाल आपने पढ़ा होगा, c = 3 गुणे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपने पढ़ा है, जाना है, समझा है, इसलिए आपको याद होगा। तो ये प्रकाश की चाल होती ही है, इसमें कुछ इफ बट करना नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट वही, इस v की जगह c कर दो, बस ख़त्म बात। वही टकरा के जाएगी, टकरा के लौटेगी, फिर यहाँ पे हम देखें कि हाँ लौट के आ गई, कितना टाइम लगा, वही टाइम, वही c, b बन जाएगा c, ये प्रकाश के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि किस प्रकार लंबी दूरियों के लिए, प्रत्यक्ष विधि तो अलग कॉन्सेप्ट था, परोक्ष विधि 2 विधियाँ बताई थी, एक छोटी दूरी के लिए और एक लंबी दूरी के लिए। तो जब लंबी दूरी की बात आएगी तो लंबी दूरी के लिए प्रयोग करेंगे हम यही मेथड। आपके जो सिलेबस में वो लंबन विधि थी, उसके अलावा मैंने 2 तरीके आपको समझा दिए, आपको न्यूमेरिकल लगाने में काम हो सकता है। क्योंकि करते क्या है ना बोर्ड वाले, कि जैसे बच्चों को चेक किया करते हैं कि बच्चा सिर्फ किताब से पढ़ता है या कुछ अलग से भी दिमाग रखता है। तो अलग से दिमाग रखते तो सब बच्चे हैं, लेकिन वो सही मौके पे याद नहीं आता अगर उसको किसी ने प्रमोट नहीं कर रखा। तो इसीलिए अब आप जान चुके हो, अगर आप इससे संबंधित कोई सवाल आपको दिखेगा परीक्षा में, तुरंत दिमाग कर, ये तो वही है जो गुरुजी बता रहे हैं, बस उठाओ फटाफट 2 लाइन में सवाल खाली। उसको कुछ रहेगा थोड़ा ना, खाली टाइम दे रखेगा, दूरी दे रखेगी, बताओ कितनी दूरी होगी। अब आप नहीं पढ़े तो सोचोगे अरे यार क्या चीज़ होती, इसलिए थोड़ा सा बताना फ़र्ज है। फिर भी आप और वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप निस्संदेह उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से पढ़ाई करने में अपनी मदद की जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है। सोचता हूँ कि लगभग 30 मिनट में समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन लगता है कहीं बच्चा कन्फ्यूज ना हो जाए किसी टॉपिक को लेकर के। क्लियर करते चलो, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेगा तो क्या बुरा है ना। क्लारा क्लासेस है भाई, हिसाब नहीं रखती बच्चों का, बच्चों के कैरियर का हिसाब रखती है, अपना हिसाब नहीं कि हमने कितना टाइम दिया, कितना मनी दिया। कम से कम दाम में आपको उपलब्ध कराती है सारी चीज़ें, यही हमारी खासियत है। तो आप पढ़ते रहें, बेहतर रहें। कभी समस्या आए, किसी प्रकार से आए, तो आप एक स्टूडेंट के बात नहीं बल्कि एक अपना लगाव समझ कर उसको शेयर करें, और एक घबराहट ना होनी चाहिए आपके पास, आपका ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, और विस्तार के लिए क्लारा क्लासेस है ना। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल के नए क्लासेस पर।
जिसमें हम पढ़ेंगे कि लघु दूरियों के लिए कैसे मापते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्यमान में अपने कौन कौन सी विधियां हैं, दूरी का जो परिसर है कहाँ कहाँ तक रेंज हो सकता है, उसके मात्रक क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पढ़ के आइएगा, मज़ा आएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।